वेलकम टू मैंगो लाउंज। मैं मसूद असलम हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान अख्तर। आपका डॉक्टर साहब से तारुफ पहले एपिसोड्स में हुआ होगा। डॉक्टर साहब एक साइको एनालिस्ट हैं, शायर हैं, राइटर हैं और मेरे टीचर थे, हैं और रहेंगे। तो हमारे डिफरेंट लाइफ के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपॉलजी, माफ़ी, क्षमा और उसका दूसरा हिस्सा जो है फॉरगिवनेस। बहुत शुक्रिया सलमान साहब वक्त देने का जी। तो सलमान साहब, ये इतना बड़ा टॉपिक ही क्यों है? भाई गलती हुई, आपने सॉरी बोल दिया और बात ख़त्म हो गई। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? छोटी गलतियों के लिए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब हम आप बैठे हुए हैं, गलती से मेरा पैर आपके पैर से लग जाए तो मैं कहूँगा आई एम सॉरी, या ये कि मैं गलती से अगर ये किताब गिरा दूँ या इवन पानी का गिलास हो गलती से गिरे और आपके थोड़ा पतलून पे गिर जाए, जूते पे गिर जाए, तो ये इस तरह की मामूली गलतियाँ जो रोज़ाना ज़िंदगी में होती हैं, उसके लिए तो सॉरी कह दिया और बात ख़त्म हो गई, तो कोई नहीं है। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे हैं फॉरगिवनेस की और अपॉलजी की, ये बड़ी बातों के बारे में है, बड़ी तकलीफ़ों के और बड़ी माफ़ियों के। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं? जी जी, बहुत बहुत। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। अपॉलजी क्या होती है? देखिए, अपॉलजी पे सबसे अच्छा पेपर हमारी फील्ड में लिखा था एक साहब ने। वो गालिबन पेपर कभी छपा नहीं, क्योंकि वो जब लिख रहे थे उसके सून आफ्टर दैट उनका इंतकाल हो गया। ये इज़राइल के एक साहब थे, उनका नाम था राफेल मोजेस, मुझसे सीनियर थे बहुत। तो वो पेपर मैंने बल्कि टाइप्ड वर्जन में पढ़ा है, और वो भी बस में, बस के नक्शेबाजी की बस, जिसमें कि मैं और वो, उनकी बीवी और 4-5 लोग, हम लोग टर्की में सफ़र कर रहे थे, टूरिज़म। तो ये कुछ अपना पेपर ठीक कर रहे थे। मैंने पूछा, डॉक्टर मोजेस क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया ये पेपर लिखा है अपॉलजी पे। मैंने कहा क्या बुरा ना माने तो मैं पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ देखो। तो वो पेपर मैंने पढ़ा और बहुत उससे सीखा मैंने। उसमें उन्होंने 6-7 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं अच्छी माफ़ी के लिए। नंबर 1 कि माफ़ी शुरू होनी चाहिए लफ्ज़ अंग्रेज़ी में आई या उर्दू में मैं से। मैंने आपका गिलास तोड़ दिया, मैंने आपका बटुआ खो दिया, मैं आपके घर ठहरा था, आपने घर की कुंजी दी थी मुझे ताकि रात में अगर देर से वापस आऊँ तो आपको जगाना ना पड़े, और मैंने कुंजी खो दी। मैं पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उस माफ़ी मांगने में, उस अपॉलजी में, वो एक्ट जो हुआ है उसका एक्सप्लिसिट इंक्लूजन होना चाहिए, साफ साफ उसका जिक्र। मैं आपके घर ठहरा था मसूद साहब, और आपने, मैं बाहर जा रहा था रात में, तो आपने कहा अगर देर से आए तो घर की कुंजी लेते जाइए, और मैंने वो कुंजी खो दी। और उसके बाद धड़ 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 मैं दस्तक कर रहा हूँ, घंटियाँ बजा रहा हूँ रात में 2 बजे आपके घर पे। एक मैं, दूसरा वो जुर्म, 2, तीसरा कि उसका एतराफ़ कि ये काम अच्छा नहीं है, ये बुरा हुआ, मैंने बुरा किया, आपने मुझे कुंजी दी, मैंने उसे खो दिया, और ये मैंने बड़ा गलत काम किया। 3, चौथा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हुआ क्या, मैं दोस्तों के साथ बैठ गया और वहाँ हम लोगों ने ओवरकोट वगैरह उतार के टांगे, उसमें कहीं गिर गई होगी क्योंकि बहुत से कोट एक ही जगह पे टंगे हुए थे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। 5वां कि मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा आपके साथ, और इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका पड़ गया कि आपने कभी मुझे कुंजी दी तो निहायत एहतियात से रखूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 5, छठा कि अब आप ये बताएं कि मैं किस तरह से इस गलती का खसारा कर सकता हूँ, हाउ कैन आई रिपेयर दिस डैमेज, आप बताएं, मैं क्या करूँ आपके लिए। और 7वां कि ये माफ़ी अकेले में आपसे मांगनी चाहिए, और फिर या आपकी बेगम के सामने आपसे मांगनी चाहिए, या आपकी माँ के, आपकी बेटियों के, आपके दोस्त के सामने। कि एन अपॉलजी अगर प्राइवेट ही हो तो आदमी भूल सकता है और भुलाया जा सकता है और किसी को पता नहीं है, अगर सिर्फ पब्लिक हो तो वो एक ड्रामा है। तो ये 7 उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक अच्छी माफ़ी की लिखी अपने पेपर में, जो बहुत ही उम्दा और समझदार है।
अब जाहिर है जी, लेकिन अब जाहिर है कि रोज़ाना के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी सफाई नहीं होती है और इतनी आइडियल बातें नहीं होती हैं, लेकिन 7 में से 4-5 बातें तो होनी चाहिए। अब जैसे ये अपॉलॉजी करते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कि मिस्टेक्स वर मेड, ये अपॉलॉजी नहीं है। या ये कि इफ़ एक और है बुरी अपॉलॉजी कि इफ़ यू गॉट हर्ट आई एम वेरी सॉरी। इफ़ यू गॉट हर्ट का क्या मतलब है? अच्छा, ये असल में तो आपको नहीं होना चाहिए था। अब हो गए हैं, आप इतने कमजोर इंसान हैं, तो चलिए मैंने माफ कीजिए। और इफ़ यू टुक इट दैट वे और इफ़ यू फील बैडली देन आई अपोलोजाइज, यू नो, ये सब। और आई अपोलोजाइज ऑल्दो आई डिडंट एक्चुअली मीन टू डू एनीथिंग। ये सब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी अपॉलॉजी में ये है कि एक तो ओनरशिप होनी चाहिए, ओनरशिप ऑफ कौन आदमी बोल रहा है, मैंने क्या किया है, वो काम गलत था, वो फिर नहीं होगा, कैसे हो गया और क्या करूं मैं आपके लिए। अच्छा, ये आखिरी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी कि प्राइवेट में होनी चाहिए, मैं और आप बैठ के करें जी। या और लोग भी हैं जिनके सामने ये बात होनी चाहिए, आप उनसे पूछें और फिर उसके बाद जी, कि ये नहीं है कि मैं आपसे बदतमीजी कर दूं। मैंने आपसे प्राइवेटली जब आप निकल रहे हैं तो आपसे कहा यार आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये हो नहीं। बीवी को भी सुनना चाहिए आप जब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, गवाह भी होना चाहिए ताकि दोनों तरह से हो, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो वेरी वेरी अच्छे ख्याल थे उनके। जी बिल्कुल। ये कुछ एलिमेंट्स इसके जो थे वो जहन में थे और आमतौर पे लोगों के जहन में होते हैं, लेकिन जितना इन्होंने सीक्वेंशली उसको बताया है और सारे एलिमेंट्स बहुत ज़बरदस्त कि इसकी ज़रूरत क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, इसका इस तरह की माफ़ी मांगने का पहले तो एक बात साफ करते चलें, लफ्ज़ माफ़ी हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बोल सकते हैं, तलफ़ुज़ ये सही नहीं है। सही तलफ़ है मुआफ़ी। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। तो मुआफ़, देखिए ये बात मुझे कैफ़ी साहब ने सिखाई थी। जहाँ डाउट हो तलफ़ुज़ का, उस्तादों का शेर याद करो, उन्होंने सही इस्तेमाल किया है, तो कभी गलत तलफ़ुज़ नहीं करोगे। अगर इस शेर में मुआफ़ की बजाय माफ़ कह दे तो वो वज़न भी गड़बड़ हो जाएगा। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। बहुत नवाजिश आपकी जी। तो पहले तो ये कर लेते हैं, लेकिन फिर रोज़मर्रा की ज़बानी में माफ़ी ही बोलते हैं और माफ़ करना बोलते हैं जी। तो खैर, अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है? देखिए क्या है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की, मैंने आपकी कोई चीज़ चुरा ली, मैंने आपको फ़िज़िकल, ज़हनी, समाजी, इक़्तिसादी दुख पहुँचाया कोई। अब जब मैं माफ़ी मांगने आऊँगा, तो जब मैंने ये बदतमीज़ी की थी और जब मैंने गलत काम आपके साथ किया था, उस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इस तरह से बदतमीज़ी कर दूंगा आपके साथ और आपका बटुआ खो दूंगा या आपकी कुंजी खो दूंगा या आपकी कार को एक्सीडेंट कर दूंगा। आप ये नहीं कर रहे थे, आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी आप तो पार्टिसिपेंट नहीं थे इसमें, आपकी कोई विल नहीं थी इसमें, मैंने ये बुरा काम कर दिया आपके ऊपर। अब जब मैं वापस आया, मैंने कहा मसूद साहब मुझे माफ़ करते हैं, मुझसे बड़ी गलती हुई और फला फला फला। अब नाउ यू आर अप, अब मैंने आपको रेज किया, अब आपके पास हक है, आप मुझे माफ़ करें या मुझे माफ़ ना करें, आपकी मर्जी है। तो नतीजे के तौर पे जो पैसिविटी आप मैंने इंड्यूस कर दी थी आप में, वो वापस हुई, अब आप एक एक्टिव एजेंट हो गए। तो उससे जो है नरगिसियत और जो हेल्दी नरगिसियत और हेल्दी नार्सिसिज्म और सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ती है। और आपकी चॉइस है, आप कहें नहीं साहब मैं माफ़ नहीं कर सकता इस बात को, या करें। लेकिन मैं अब ख्वास्तगार हुआ ना आपका, मैं आपसे मांगने वाला हुआ, मैं सवाली हो गया, तो मैंने अपने आप को हम्बल किया, आपको ऊंचा किया, तो वो उससे बैलेंस जो है उससे फ़ायदा होता है। और दूसरे क्या कि हकीकत जो है वो जब बोली जाए तो उसका हमेशा जहन पे अच्छा असर है। कि ये जो थॉमस जेफरसन हमारे मुल्क के तीसरे प्रेसिडेंट थे, उनका बड़ा अच्छा जुमला है, ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ काइंडनेस। क्योंकि जब आपने ट्रूथ बोल दिया तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो माफ़ी के दो फ़ायदे हैं, एक कि ये जो विक्टिम है उसको एलिवेट करती है,
उसको पैसिव से एक्टिव बनाती है, उसको एलिवेट करती है, उसका नार्सिसिज्म बढ़ाती है, उसकी सेल्फ एस्टीम ऊंचा करती है, और दूसरे हकीकत को एस्टेब्लिश करती है कि ऐसा हुआ, तो उससे उसका परसेप्शन सही हो जाता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा हुआ है। तो दोनों चीज़ों से जो है तक़वियत दिमाग को पहुँचती है और दिल को। सही। और जाहिर है उसका जो इफ़ेक्ट, वो रिश्ता जो आपकी इस हरकत से उसमें खराश आ सकती थी, आपने उसको भी मेंड किया जी। और शायद अपने गिल्ट को भी आपने कुछ हद तक वो ओवरकम किया। जी। सलमान साहब, कुछ लोग माफ़ी मांग नहीं सकते। हाँ, क्योंकि एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है उर्दू में जो कि आम तौर पे गलत तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो है आजिज़ी। आजिज़ी अगर आम ज़बान पे सड़क पे चल के लोगों से पूछें तो लोगों को लगता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद इरिटेबिलिटी, क्योंकि उसका एक कॉनोटेशन आजिज़ आने से भी है, लेकिन इसका इज्ज़ से ज़्यादा मतलब है और इनकिसार से, जिसको इज्ज़ और इनकिसार, और जिसको अंग्रेज़ी में ह्यूमिलिटी बोलते हैं। जी। तो कुछ लोगों में ह्यूमिलिटी नहीं है, कुछ लोग एरोगेंट हैं। तो क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए तो आप एक कदम नीचे जा रहे हैं ना, और जब मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ तो मैं अपने आप को नीचा कर रहा हूँ आपसे, वो उनको वो बर्दाश्त नहीं है। अगर एरोगेंस ज़्यादा है, स्मगनेस ज़्यादा है, तकब्बुर ज़्यादा है, तो फिर माफ़ी मांगना मुश्किल होगा। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, उन लोगों में माफ़ी नहीं होती। वो ना माफ़ी मांगते हैं, ना वो शुक्रिया कहते हैं, ना शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया कहने में भी ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी है। जी। चलिए, एक कुछ तो आप जैसे आपने कहा कि कुछ की तो तकब्बुर इतना है, पर्सनैलिटी स्टाइल ही ऐसा है कि वो अपने आप को देख ही नहीं सकते अपने आप नीचा होता। लेकिन अगर कोई स्ट्रगल कर रहा हो माफ़ी मांगने से, तो क्या आप उसे मशवरा देंगे? कैसे हम अपने आप को उस जगह पे लेके जाएं? कैसे अपने आप को समझाएं कि ये करना, माफ़ी मांगना जब गलती की है, ये एक्चुअली एक अच्छी बात है अपने लिए भी। जी, अब आपके लिए भी और रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कि जैसे लेट्स गो बैक टू जहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने कि मैंने आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाई, किसी भी तरह की तकलीफ़। अब हमारा आपके रिश्ते में खराश आ गई, एक दरार पैदा हो गई, एक तलखी पैदा हो गई, तो अब हम आपसे तो इतने खुशी खुशी हम आप मिलेंगे नहीं, दिल में तो है। तो नतीजे के तौर पे अगर उसको दूर करना है और मैंने बदतमीज़ी की है और मैं चाहता हूँ कि हमारे आपके रिश्ते फिर से इस्तेवार हो जाएं और वैसे ही हो जाएं स्टेटस को पे जैसे थे, तो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, मैं माफ़ी मांगूँ। दूसरे, और ये बात जो है थोड़ी मज़हब के और समाज के और शराफत के ख़िलाफ़ है, लेकिन है सच, वो ये कि थोड़ा सा बदला भी आप ले लें। थोड़ा बदला लेने से कोई बुरी बात नहीं है, अगर आदत ना पड़ जाए बदले लेने की और एडिक्शन ना हो जाए, एक छोटा सा मामूली सा बदला भी मुनासिब है। आप थोड़ा सा बदला लें और मैं आपसे माफ़ी मांगूं, कुछ वक्त गुजरे, कुछ मैं तलाफ़ी के तौर पे पेश करूं, कुछ सोचें आप भी कि ये हुआ कैसे। तो ये 4-5 चीज़ें मिल के ज़ख्म को भरती हैं कि इसमें टाइम का पैसेज, रिकन्सिडरेशन, रिसीविंग एन अपॉलजी, रिसीविंग reparation or at least an offer of reparation, and maybe a little bit of revenge. These are the things that are healing for a wound. इसमें से जितनी चीज़ें एब्सेंट होंगी उतने कम चांसेस हैं कि ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। तो एक तो अपने आप को समझाएं, अगर आपको मुश्किल हो रही है माफ़ी मांगने में, तो अपने आप को समझाएं कि आपके इस एक्ट से आपका वो जो रिश्ता है जिसमें खराश आई है वो बेहतर होगा। जी। अपने लिए भी, रिश्ता तो 2 लोगों का हुआ ना, अपने लिए भी इसके फायदे होगा, वो आपने पहले क्योंकि देखिए इसमें आप देखेंगे बड़ा दिलचस्प फ़र्क है शर्म में और एहसास जुर्म में, कि शर्म जो है वो कहती है इस बात को छुपा लो। जैसे मैं आपके घर आया, आपने मुझे खाने बुलाया और मैंने एक आपकी बड़ी एक्सपेंसिव प्लेट तोड़ दी। अब आप और आपकी बेगम जो हैं वो कमरे से बाहर हैं, कोई देख नहीं रहा है, मुझसे प्लेट टूटी, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे शर्म भी आएगी अपनी क्लमजीनेस पे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि उसको पैर से डाइनिंग टेबल के नीचे कर दूँ और दूसरी प्लेट उठा लूँ।
शर्म कहती है कि इस बात को छुपाए रखो। सपोज कीजिए मुझे छींक आई और मेरी नाक से कुछ सिक्रेशंस निकले और वो गिरे डाइनिंग टेबल पे या मेरे पैंट पे, तो मेरा जी चाहेगा कि मैं ऐसे बैठ जाऊं और उसको छुपाऊं या डाइनिंग टेबल पे हाथ ऐसे रख लूं। तो शर्म pushes for concealment, while guilt always pushes for confession। कि जब आपको एहसास हो कि आपने बुरा काम किया है कोई, तो लोग आते हैं 5-5, 10-10, 20-20 साल के बाद कि साहब आपको पता नहीं है, आपको तो याद नहीं होगा, मैंने फला दिन ऐसा कर दिया था, मुझे माफ़ कर दें। ये कॉमन बात है ज़िंदगी में, ख़ानदानों में अक्सर लोग आते हैं, दिल तोड़ देते हैं लोगों का। इश्क में ऐसा होता है अक्सर कि किसी का दिल तोड़ दिया आपने, उस वक्त गुस्से में, पर चला 30 साल बाद जाके माफ़ी मांगी, ये भी होता है। सो गिल्ट तो हमेशा कन्फेशन, और कन्फेशन से आराम पहुंचता है जब माफ़ी मिल जाए तो माफ़ी मांगना अपने लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है, रिश्ते के लिए भी अच्छा है। सही सही। और माफ़ करना भी अच्छा है, माफ़ करने से, लेकिन माफ़ करना आसान नहीं है, और ये भी मुमकिन है कि कुछ चीज़ों पे माफ़ ना कर सके इंसान। असल में ये तो बिल्कुल उस तरफ भी आते हैं। एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, अब आपने बहुत सारी शराइत रख दी हैं अच्छी माफ़ी की, कि भाई मैं ऐसे शुरू करूं, अपने ऊपर वो इल्ज़ाम अपने ऊपर लूं बजाय और जो आपने किया है वो उसका जिक्र करें। उसके बाद ये कि जो किया है उसका जिक्र करूं सच्चाई के साथ, और फिर मतलब अब झूठी माफ़ी जो है, अच्छा एक शायद सादी से मंसूब एक बात है, दरोग मसलहत आमेज़, कि कभी कभी मसलहत के तहत, एक्सपीडियंसी के तहत झूठ बोलने में भी कुछ इतना हर्ज नहीं है। अब मेरी भी बेगम है, आपकी भी बेगम है, तो बल्कि ये आजकल वो व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को भेजते हैं ना चीज़ें, तो वो एक दोस्त ही सुना रहा था मुझे कि भाई मैंने गलती की, अपनी बीवी से माफ़ी मांगी तो चीज़ें ठीक हो गई। मेरी बीवी ने गलती की, मैंने उससे कहा आप माफ़ी मांग लीजिए। थोड़ी देर में मुझे इस गलती का एहसास हुआ, मैंने इस बात में माफ़ी मांगी और चीज़ें ठीक हो गई। तो कभी कभी माफ़ी बग़ैर जुर्म के भी मांगनी पड़ती है, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? बग़ैर जुर्म के माफ़ी मांगना क्यों? ये तो लेकिन दरोगे मसलहत आमेज़ जो है वो दूसरी चीज़ है मेरे ख्याल से। दरोगे मसलहत आमेज़ ये है कि आप अपने या मैं अपने पे डाल के कहता हूँ कि मेरे सर में दर्द है, और डॉक्टर कहता है देखिए आप इसका कैट स्कैन करा लें, हालांकि है नहीं लेकिन मुमकिन है ब्रेन ट्यूमर हो। तो अगर मैं जा रहा हूँ ब्रेन ट्यूमर कराने, तो अपने 10 साल के बच्चे को मुझे ये नहीं बताना है कि मैं कैट स्कैन इसलिए कराने जा रहा हूँ कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो वो कहेगा डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? कहो मुझे यार अस्पताल में एक मीटिंग है। और तो उस वक्त बच्चे को, जो कि इतना ख़तरनाक पॉसिबिलिटी है, जो अभी पॉसिबिलिटी है जो ना भी हो, उसके माइंड में क्यों डालनी है उसको ख़तरनाक? उसको आप कह सकते हैं मैं जा रहा हूँ मेरे ब्लड प्रेशर चेक कराने, या ये मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे क्लास पढ़ानी है आज, फला फला। वो झूठ मुनासिब है, वो झूठ मुनासिब है। मेरा ख्याल दूसरी तरह से यही बात ये पूछी जा सकती है कि क्या ऐसी सिचुएशंस कुछ जहन में आती हैं जब बगैर जुर्म किए माफ़ी मांग लेने में ही आपका फ़ायदा होता है? मेरे ख्याल से वो थोड़ी बदमाशी की तरफ चल रही है बात ये, क्योंकि एक काफ़ी बदमाशी का मतलब मैनिपुलेशन की तरफ। जी, कि जैसे एक साहब हैं जो कि ज़्यादा नेक नहीं हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि बीवी से रोज़ाना किसी बात की माफ़ी मांगते रहो ताकि जिस बात की मांगने की ज़रूरत है, हाँ, उस दिन जब बुरा काम करोगे, उस दिन जो है बराबर हो जाएगा सब। तो ये सब तो ठीक बात नहीं है। लेकिन देखिए इसमें आपने एक बात मिस की, बहुत इम्पोर्टेंट, जो है कि कुछ चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें माफ़ नहीं की जा सकती। अच्छा, इस पे आइए। हाँ। अब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की। जी, अपॉलॉजी तो माफ़ी मांगना है, एक है माफ़ी देना और दूसरा माफ़ कर देना, यानी फॉरगिवनेस। इसकी डेफिनेशन बताइएगा। देखिए फॉरगिवनेस में ये है कि एक ट्रॉमा है, एक हर्ट है, जिसकी वजह से आपको पेन है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, और यह हक है दिल के अंदर कि मुझे बदला लेना चाहिए या मुझे कुछ मिलना चाहिए।
तो 3 चीज़ें इसके अंदर हैं, बिटरनेस एंड पेन, रेज एंड एंगर एंड ए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। आपने मुझे तकलीफ पहुंचा दी, अब मैं आपसे अपने आप को ऊंचा समझ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं आप मुझे कुछ दें, चाहे वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, कि मादी या गैर मादी। आप मुझे कोई किताब तोहफे में दें, या आप मुझे कोई माँ के माफ़ी मांगें, फला फला, तो आई एम फीलिंग एंटाइटल्ड ओवर यू नाउ, आई एम पेन्ड, एंगर्ड एंड एंटाइटल्ड। तो ये रिश्ते के लिए तो मुनासिब इमोशंस नहीं है। तो इनको छोड़ने के लिए मुझे माफ़ी चाहिए, रेपरेशन चाहिए, और मुझे थोड़ा सा बदला भी ले लूँ तो अच्छा है, तो उससे आदमी आगे चला जाता है। लेकिन ये सब माफ़ी जो है, देखिए एक तो छोटी सी बात हुई, हाथ से गिलास टूट गया, अब मैंने गलती से आपके पैर पे पैर रख दिया, आपको कि आपके टोज़ में दर्द हो गया थोड़ा सा, तो मैंने कहा आई एम टेरिबली सॉरी, आई अपोलोजाइज। चलिए, ये सब तो मामूली बातें हैं, डे टू डे, उनको तो आसानी से माफ़ कर सकते हैं। फिर मिडिल चीज़ है, फ़र्ज़ कर ली मिडिल में रख लेते हैं कि मैंने कहा मसूद साहब, मैं या मेरे पास वो नहीं है स्टेशन वैगन, और मुझे बहुत बड़ी फ्रेम लानी है, तो मैं आपकी ये SUV या स्टेशन वैगन बोरो कर लूँ एक दिन के लिए। तो आपने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं जाना मुझे 4 मील है, लेकिन वो तस्वीर इतनी लंबी है कि पेंटिंग के लाना उसमें। आपने कहा ले जाइए, और मैंने उस गाड़ी को मार दिया कहीं। अब ये उसमें लगेंगे $4,500 आपके इंश्योरेंस के, बगैर इंश्योरेंस के 4.5 लगेंगे, इंश्योरेंस से मिल भी गया तो प्रीमियम बढ़ा देंगे वो कम वक्त। तो मैंने आपको एक जहमत में डाल दिया, ये मीडियम हो गया। इससे बड़ी बात है कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा बीमार है, और आपने कहा कि भाई वो फला डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट करा दीजिए, आपके तो दोस्त हैं और मेरे बच्चे को बीमारी है, और मैं भूल जाऊँ, ये सीरियस बात हो गई बड़ी। इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं आपके बच्चे से कोई बदतमीज़ी करूं। उससे बड़ी बात है कि आप या मेरे बच्चे का या मैं आपके बच्चे का खून कर दूं। सो नतीजे के तौर पे ग्रेडेशंस हैं हर्ट के और बदतमीज़ियों के और जुल्म के। तो उसमें से कुछ चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं, मैं समझता हूँ, और कुछ चीज़ें माफ़ नहीं की जा सकती। तो कुछ चीज़ें माफ़ करना नामुमकिन है। मैं मिसाल दे सकता हूँ अगर आप कहें जी। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है हमारी फील्ड में जिसको कहते हैं सोल मर्डर, रूह का कत्ल। तो सोल मर्डर का मतलब क्या है कि इंसान को इतना जलील कर दे और इतना तन्हा कर दे, जिसके लिए एवोल्यूशन ने, नेचर ने या अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया नहीं है, इतना तन्हा रहने के लिए। इतना जलील, इतना तन्हा कर दे, और का मतलब एंड, उसके परसेप्शन पे डाउट डाल दे कि वो जो देख रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा, जिल्लत, तन्हाई, और उसको पागल कहना जिस पे सितम ढा रहे हैं, वो चीज माफ नहीं हो सकती। वो चीज माफ नहीं हो सकती है कि कोई आदमी एक 5 साल की लड़की को, 5 साल के लड़के को रेप करे और फिर उसको कहे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, या ये कहे कि तुमने किया, ये तुमने शुरू किया था, मैंने तो मजबूरी में बाकी सब काम किया। अब इसमें जिल्लत, तन्हाई और उसके परसेप्शन को डाउट में डाल देना, इसको बोलेंगे सोल मर्डर। सही, ठीक है ना। तो ये जब ट्रॉमा इस तरह का होता है तो इसको माफ करना नामुमकिन है। अच्छा, कुछ लोग जी कम ग्रेडेशन के ट्रॉमा पे भी माफ नहीं कर सकते। सही बात है, ये बात सही है। मैंने अक्सर देखा है 50 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि कुछ लोग बड़े बड़े ट्रॉमा को माफ़ कर देते हैं, कुछ छोटे से ट्रॉमा पे अटक जाते हैं। बल्कि माफ़ कीजिएगा, एक ज़रा लाइट सी बात बता देता हूँ। फिल्म गाइड में डायलॉग था वहीदा रहमान का कि राजू, इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है, कभी कभी बड़े बड़े तूफ़ानों से नहीं हिलता और कभी एक कंकर की छोटी सी चोट से टूट जाता है। सो उसमें डिपेंड करता है प्रीवियस हिस्ट्री पे
कि आदमी क्या सामान लेके आया था इस महफिल में, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक लिमिट आती है। फर्ज कर लीजिए कि आप मेरे बच्चे का खून कर दें, मेरे बेटे या बेटी का, मेरे 2 बच्चे हैं, खून कर दें आप। अब आपने शायद मुझे बताया था एक मुलाकात में कि कहीं आपने कोई टेप देखा है, वीडियो टेप, उसको आप शायद अगर चाहें तो इसके बीच में डाल दें प्रोग्राम में, या ये कि अभी जिक्र करना चाहें तो कर दें, जिसमें एक इंसान ने अपने बेटे के खूनी को माफ़ कर दिया। जी जी, वो तो आप ऐसा करें, डिस्क्राइब ही कर दें, लोग सुनेंगे। जी हाँ, वो तो शायद दूसरा वीडियो शायद हम डाल भी अच्छा, नहीं पाएँ तो लेकिन वो एक 22 साल का शख्स पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा था जी, कंटकी में, यहाँ पे कुछ साल पहले की बात है। तो कुछ लोगों ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए, इस प्लान के साथ कि हम इसको लूटेंगे, रॉब करेंगे, पैसे छीने और कत्ल कर दिया। उसके कोर्ट में उस बच्चे का बाप जिसका कत्ल हुआ है, उसको चांस मिला अपने बेटे के कातिल से मुखातिब होने का। जी। तो उसने कहा उससे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुमने ये जो जुर्म है ये तुमसे शैतान डेविल ने करवाया है, मुझे डेविल पे नाराज़गी है, तुम पे नहीं, और अगर मेरा बेटा आज जिंदा होता जैसा मैंने उसे रेज़ किया था वो भी तुम्हें माफ़ कर देता, और मैंने अपनी बीवी यानी उस अपने बेटे की माँ की तरफ से भी तुम्हें माफ़ किया। तो उसके बाद जो मुल्ज़िम था, जो कातिल था, उसको भी कुछ कहने का मौका मिला। तो उसने कहा कि मुझे मेरी 4 साल की बेटी है, अगर वो मेरी बेटी को कोई मर्डर कर दे तो मैं समझता हूँ कि कितना ज़्यादा सदमा होगा इसका, और तुमने बहुत बड़ा काम किया। आंखों में आंसू थे और वो बहुत बड़ा काम किया कि तुमने मुझे माफ़ किया। इसके बाद एक और सीन ये हुआ कि वो ऑडियंस, वो जहाँ पे अब उसको ऑडियंस कहें, कोर्ट रूम में बैठा हुए थे उसका फादर, तो वो उठ के उसकी तरफ गया, कातिल की तरफ, और उसने उससे हाथ मिलाया, और हाथ मिलाते हुए उसने उसे गले लगा लिया। मतलब एक बीच में बैरियर था, उसके ऊपर से गले लगा लिया। तो पूरे कोर्ट रूम में सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। जज जो थी वो खुद अपने आंसू पूछ रही थी, वो रिसेस पे चली गई। वो कितना अनयूजुअल सीन था। तो अब ये एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है माफ़ कर देने की, ला ताल्लुक हो जाना कि मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं, वो एक मतलब इसने उसे गले लगा लिया। तो अब इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये एग्जाम्पल जो है ये ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें रिस्क इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो ऑडियंस है वो फरिश्ते नहीं है, वो इंसान है। आम पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, आम मर्द औरतें बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, मर्द औरत। तो इस एग्जाम्पल को ज़्यादा बुलंद करना और इसकी ज़्यादा ताज़ीम करना ख़तरनाक काम है, क्योंकि इससे एक मैसेज कन्वे हो सकता है कि इंसानों को ऐसा होना चाहिए। इंसान ऐसे हो नहीं सकते हैं। इन साहब के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, मैं जानता नहीं उन्हें, लेकिन एज ए जेनरिक वे आई से समथिंग अबाउट दैट। आम इंसान ऐसे नहीं होते। आप अगर मेरे बेटे या बेटी का खून कर दें, मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगा, और ज़िंदगी भर मैं दुआएं करूँगा कि आप निहायत तकलीफ़ में रहें। तो अब आप ये कहें कि मैं ख़राब हूँ, वो अच्छे हैं, तो ये जो है, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि इंसान और फरिश्ते में फ़र्क है। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम कोई खुदा नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे अंदर तरह तरह के जज्बात हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एग्ज़ाम्पल अच्छी चीज़ नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल से नुकसान हो सकता है लोगों का, क्योंकि लोग अपने आप को जो माफ़ नहीं कर पाए हैं बहुत तकलीफ़ों को, वो अपने आप को कहेंगे, उन्हें शर्म आएगी। कि मैं आपकी ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें कोई इसको ज़्यादा ताज़ीम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अव्वल तो हमें पता नहीं है कि इंसाफ का बैकग्राउंड क्या था, हमें ये पता नहीं है इंसाफ के बाद क्या हुआ।
हमें ये नहीं पता है कि इनकी बीवी ने इससे एग्री किया था या नहीं किया था, हमें पता नहीं है कि इनके दूसरे बच्चों ने इसके बारे में क्या सोचा, एंड हमें कुछ पता नहीं है, हमें तो एक शॉर्ट एग्जांपल मिल रहा है ना, तो उस पर हमारे पास डेटा नहीं है। लेकिन ये बुनियादी नेचर के खिलाफ जाता है। अब आप ये कह सकते हैं, और आप सही होंगे, कि भाई बुनियादी नेचर के खिलाफ तो जब थॉमस एडिसन ने बिजली पैदा की थी वो भी खिलाफ था, और जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया था या हेनरी फोर्ड ने कार बनाई थी और राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाया था, वो भी तो बुनियादी नेचर के खिलाफ था। तो आप नेचर के फेवर में क्यों हो गए? आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं मुझ पर, तो वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन ये एक्सट्रीम एक्सेप्शन है मेरे ख्याल से। अगर हम बिल्कुल सही है, तो ये एक्सट्रीम है। हाँ। अगर हम, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनके लिए माफ़ करना मुश्किल होता है। ठीक है, नॉर्मल, हाँ। नॉर्मल तो खैर सही लफ्ज़ नहीं होगा यहाँ पे, मिड लेवल या मतलब एक्सट्रीम से कम की चीज़ों को भी, जिनको और शायद लोग माफ़ कर सके, वो नहीं कर सकते। अब उनके लिए उनके अंदर पुरानी तकलीफें ज़्यादा हैं। जैसे शेर याद आ गया, शायद बशीर बद्र का है, कि उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया। तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हों, तो फिर जब कोई छोटी सी नाइंसाफ़ी करता है तो आपको वो उस जगह पे चोट लगती है जहाँ पहले से आप ज़ख्मी। तो प्रीवियस हिस्ट्री का रोल भी है इसमें। लेकिन जो मैं एक्सेसिव फॉरगिवनेस की बात कर रहा हूँ, वो दो तरह से एक्सेसिव हो सकती है। एक एक्सेसिव कि मैं आपके साथ एक बार बदतमीज़ी करूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा आप फिर माफ़ कर दें, तिबारा मैं अब आपके साथ 27-28 बार बदतमीज़ियाँ करूँगा, फिर माफ़ कर दें मुझे। तो एक तो अमाउंट में, क्वांटिटी में और फ्रीक्वेंसी में एक्सेसिव हो गई, क्योंकि एक वक्त पे तो आपको भी कहना चाहिए बहुत हो गया, या कि मैं आपके बच्चे का या आप मेरे बच्चे का खून कर दें, तो अमाउंट में। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी इंसल्ट्स हैं जिनका फॉरगिव करना मुश्किल है, और कुछ अमाउंट ऐसी है कि जिसको नहीं करना चाहिए। एक शेर मुझे मिला, मैंने सुना, मज़े का शेर है, और इसमें क्या है कि अगर आप माफ़ ना कर पाएं किसी को, तो फिर अपने आप को माफ़ करिए, इस बात के लिए कि आप माफ़ नहीं कर पाए। दैट कि इन ऑर्डर इफ़ यू आर बीइंग अनफॉरगिविंग towards somebody because they have really hurt your soul, then you should be forgiving towards yourself for being unforgiving. तो इस पे शेर है, देखिए कितना मज़े का। ख़ता उसकी मुआफ़ी से बड़ी है, ख़ता उसकी मुआफ़ी से बड़ी है, मैं क्या करता, सज़ा देनी पड़ी है। ख़ता उसकी मुआफ़ी से बड़ी है, मैं क्या करता, सज़ा देनी पड़ी है। यही है कि कभी दामन वफा का उससे छूटा, कभी मजबूर मैं बेदात पर था। तो मजबूर ये भी है, और उसको नहीं कहा छोड़ा, उसको भी माफ़ किया इस तरह से, कभी दामन वफा का उससे छूटा, कभी मजबूर मैं बेदात पर था। सो इसमें ये नहीं अपहोल्ड करना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ फॉरगिवेबल, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉरगिवेबल। बिल्कुल ठीक कहा। कोई चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है, देखिए बच्चे के साथ आपने सेक्स किया, अब आपने अपने छोटे भाई के साथ या छोटी बहन के साथ सेक्स किया, अब 40 साल की उम्र में वो बच्चा, आपका भाई या बहन आके आपसे कहता है कि देखो यार तुमने मेरे साथ बड़ा बुरा किया और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी इसलिए नहीं मंगवा रहा तुमसे कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, और मोहब्बत मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में है। अब अगर कहें आप उससे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो इस बात को माफ करना नामुमकिन है। अब वो बात तो कमबख्त ने माफ की थी, वो तो आया था, तभी माफी मांगने के लिए उसने माफ करने तैयार हो गया था वो, कि आप माफी मांगेंगे तो माफ कर देगा आपको, इसलिए आया था आपके पास। अब आप कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं कभी, ये तो तुम बना रहे हो इस बात को, ये सोल मर्डर हो गया। सलमान साहब, किसी ने आपसे माफ़ी मांगी, अपनी गलती को तस्लीम किया और आपको ये हक दिया कि आप चाहें तो उन्हें माफ़ कर दें, चाहें तो ना करें। अब आप ने अगर चाहा तो माफ़ किया, चाहा तो नहीं किया। उस सिचुएशन में क्या करें जब जिसने आपको तकलीफ़ दी है वो माफ़ी मांग ही नहीं रहा है? देखिए,
मैंने इस बात के बारे में बहुत सोचा है और लिखा भी है। और एक अच्छी बात, आप मुझसे छोटे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इंसान को सीखना चाहिए, कहीं से भी नॉलेज मिल जाए, चाहे वो आपकी फील्ड में हो चाहे आपके फील्ड के बाहर से हो। तो हमारी एक कैथोलिक दोस्त हैं, क्रिश्चियन, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे एक बात समझाई जो कि बहुत मज़े की थी, जो कहीं नहीं है साइको एनालिसिस में लिखी हुई। उन्होंने कहा देखो, फॉरगिवनेस जो है उसमें दो बातें हैं। एक, माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगी गई है और माफ़ी दी गई है, और उसके बाद मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है हल्के हल्के कि वो रिश्ता फिर उसी तरह का हो जाए। जब माफ़ी नहीं मांगी जाती है तब भी आप दिल से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं मर्सी। मर्सी में ये है कि आप ये सोचें कि ये आदमी इतना बीमार है, ये आदमी इतना पागल है, ये आदमी इतना डैमेज्ड है कि इसको ये एहसास नहीं है कि इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप उसे दिल से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि रिश्ता फिर से बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता। रिश्ता बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता। अब फ़र्ज़ कर लीजिए मुझे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है एज ए चाइल्ड। अब मैं उससे जाके कहता हूँ कि आपने ऐसा किया, मेरी उम्र हो गई 40 साल, 35 साल, 36 साल, और मैं जाके कहता हूँ देखिए आपने ऐसा किया, मुझसे माफ़ी मांग लें। वो कहता है ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब ये तो बहुत तकलीफ़देह बात हो गई। तो इसको मैं अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद मर्सी, जो इनका कैथोलिक लोगों का कॉन्सेप्ट है, आई कैन हैव मर्सी एंड आई कैन गिव अप द एंगर inside of me and I can give up the pain and anger and entitlement कि इस आदमी को मुझे कुछ करना चाहिए, मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं इसका दोस्त नहीं बन सकता। अगर इस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांग ली कि यार मैं भी जो था तकलीफ़ में था और तुम थे 5 साल के थे, मैं 12 साल का था, और मैं भी कमबख्त पागल था, मेरे बाप भी मुझे मारता था घर पे, मेरे अपने प्रॉब्लम्स थे, बट मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तो गलत काम किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। तब मुमकिन है कि आदमी मेरा दोस्त भी बन सकता है। तो मेन डिफरेंस इज, मर्सी में माफ़ी नहीं मांगी गई है, फॉरगिवनेस में माफ़ी मांगी गई है। मर्सी में रिलेशनशिप कैन नॉट रिटर्न टू स्टेटस को, फॉरगिवनेस में इट कैन रिटर्न टू स्टेटस को। लेकिन दोनों में दिल का गुस्सा और दिल की तकलीफ और दिल का गुस्सा और एंटाइटलमेंट कि मुझे कुछ चाहिए इस आदमी से, वो छोड़ सकता है। ये मुझे याद है कि दोस्ती पे जब हमारी बात हुई थी तो आपने इस चीज़ का जिक्र किया था कि रीस्टैब्लिश करने के लिए जी माफ़ी ज़रूरी, माफ़ी। और इसमें फिर यह है कि आदमी को अपने पे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अपने को भी तो माफ़ करना पड़ता है ना, कि खुद ही गलती की हो तो अब उस गलती का दूसरों पे असर पड़ा, दूसरों ने माफ़ कर दिया, लेकिन सवाल है आपने माफ़ किया अपने आप को या नहीं। तो इसमें चेखोव की एक बहुत मशहूर बढ़िया कहानी है, तो कभी लंबी कहानी फिर सुनाऊंगा, बहुत दिलचस्प। लेकिन कि जैसे एक शेर है कि मुआफ़ कर न सकी मेरी ज़िंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। हाँ, तो अच्छा शेर है, लेकिन इज़ टू मच सेल्फ पनिशमेंट। अगर एक ही लम्हा था, सच बात है, तो एक लम्हा तो कोई महबूब से तंग आने में कोई बुरी बात नहीं है। आप तो शादीशुदा आदमी, आप जानते हैं कि एक लम्हे से ज़्यादा तंग आता है आदमी बीवी से और बीवी मियाँ से। मेरी बीवी प्रोग्राम देखेगी, मैं तो नहीं बात तो एक लम्हे के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? इसका मतलब है कोई और चक्कर था। एक इसी चीज़ पे खलील जिब्रान की जो द प्रॉफिट है किताब, उसमें जो क्राइम एंड पनिशमेंट का चैप्टर है, उसमें इस पे थोड़ी सी वो है कि उसको क्या सज़ा दोगे जिसका एहसास जुर्म उसके जुर्म से भी बड़ा है। अच्छा, उसको आप कैसे सज़ा देते हैं? लेकिन सलमान साहब इसके बारे में कुछ कहिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में तो मैंने इतनी लेयर्स तो सोची नहीं थी कि आप अपने आप को कैसे माफ़ करें, दूसरे ने आपको माफ़ कर दिया जी, आपको तो एहसास जुर्म है। हाँ, आप अपने आप को कैसे माफ़ करें? देखिए, एहसास जुर्म सवाल ये है कि किस बात का है। ये उस बात का है जिसके लिए आपको माफ़ किया जा चुका है, या किसी और बात का है?
अब ये, अब आपने, यू हैव टेम्प्टेड मी टू टेल यू, शॉर्ट में बताऊंगा, इससे बड़ी, ही वॉज अ ग्रेट राइटर, यू नो, शॉर्ट स्टोरी के राइटर्स दुनिया में जो हैं उनमें से चेखोव का नाम बहुत बड़ा। तो कहानी बहुत सिंपल है कि एक गांव का पोस्टल क्लर्क है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है बेचारा, पुराने ज़माने के रूस की कहानी है। तो गरीब है बहुत, थोड़ी सी तनख्वाह है, गांव का मेल मैन है या कुछ ऐसा। इसकी एक तमन्ना है कि ज़िंदगी में एक बार मॉस्को जाए, और मॉस्को में जो उनका सबसे बड़ा ओपेरा हॉल है वहाँ पे बढ़िया कपड़े पहन के, उम्दा सूट वूट पहन के बैठे, इंटरवल में जाके थोड़ी शो से पहले थोड़ी एक्सपेंसिव वोडका पिए, कावियार खाए, और जाके बैठे फ्रंट रो में और ओपेरा देखे। उसकी ज़िंदगी की एक तमन्ना है। अच्छा, अब बीवी है, वो है, बच्चे नहीं है इसके, छोटे से इतने बड़े अपार्टमेंट में रहता है, 1 बेडरूम या मोस्ट लाइकली स्टूडियो अपार्टमेंट में। तो ये आदमी ज़िंदगी भर पैसा बचाता है, एक पैसा बचा के, कि उसको 10-15 साल लग जाते हैं। और उसके बाद ये एक दिन ट्रेन का टिकट खरीदता है और जाता है मॉस्को, और कपड़े सिलवाता है अपने लिए, सूट सिलवाता है, बूट नया खरीदता है, वॉकिंग स्टिक खरीदता है, शेव करवाता है, सब कुछ, और हैट खरीदता है, और जाके टिकट खरीदने के लिए जाता है। तो उन्होंने कहा कि साहब पहली रो का टिकट नहीं है, सब बिक चुके हैं, लेकिन सेकंड रो का टिकट है, लेकिन और बहुत अच्छा टिकट है, बिल्कुल बीच की सीट पे सेकंड रो का। तो खैर थोड़ी सी तकलीफ तो इसको होती है, लेकिन कहता ठीक है सेकंड रो का दे दें। तो टिकट ले लेता है, वापस आता है होटल में, कपड़े पहनता है, वापस जाता है, दाखिल होता है लॉबी में, वहाँ पे जाके नहायत एक्सपेंसिव वोडका ख़रीदता है, एक छोटी सी प्लेट में कैवियर छोटे से चमचे से खाता है, जन्नत में है। अंदर जाके बैठता है, म्यूज़िक शुरू होती है, परफॉर्मेंस शुरू होता है, सेकंड रो में बैठा हुआ है, ही इज़ इन हेवन, ही इज़ इन हेवन। इतने में से छींक आती है, और जब छींक आती है तो इसकी नाक से कुछ स्नॉट निकलता है, जो कि इसके सामने जो आदमी बैठा है, जो बिल्कुल गंजा है, कंप्लीट स्टनिंग बॉल्ड मैन, उसके सर पे जाके गिरती है। एंड ही रिफ्लेक्सिवली ट्राइज टू क्लीन हिज हेड विद हिज हैंड, एंड thus spreads the shit more on his hand. And when the man turns back, it turns out he is the postmaster general of Russia. अब इस आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। तो ये कहता है मुझे माफ़ कर दें, तो वो कहता है, तो ये कहता है इसने मुझे माफ़ किया नहीं है। तो ये थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि सर आई डिडंट मीन इट, आई एम रियली सॉरी। वो कहता है ओके ओके। अब इसको तकलीफ हो गई, अब इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। इंटरवल में वो देखता है पोस्टमास्टर जनरल खड़ा हुआ कुछ लोगों के साथ, ये वहाँ जाके कहता है सर आई वॉज द मैन हु स्नीज्ड ऑन यू, आई एम वेरी सॉरी। तो वो और गुस्सा करता है, गेट आउट ऑफ हियर। ये वापस आ जाता है अपने गांव। अब ये तबाह हो गया आदमी, तो ये ख़त लिखता है पोस्टमास्टर को और एक्सप्लेन करता है कि कैसे स्नीज़ जो है कोई वॉलंटरी चीज़ नहीं है और गलती हो गई, इससे हमारी माफ़ी। कोई जवाब नहीं आता इसको, तो इसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर ये पैसे जमा करता है। अब ये जमा करके पैसे जाता है वापस सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए मॉस्को, और वहाँ जाके एक झूठा नाम देता है ताकि अंदर बुला लिया जाए। तो लाइन वाइन में खड़ा होता है, इसको बुलाया जाता है, और 2-3 महीने गुजर चुके हैं अभी इसके। तो ये अंदर जाके फिर से कहता है साहब वो मैं था जब वहाँ फला जगह पे मैंने आपको छींका था और नाक मेरी आपके गिरी थी आपके सर पे। तो द पोस्टमास्टर जनरल गेट रियली एनरेज्ड एंड आस्क हिज ऑर्डरली टू थ्रो हिम आउट। उसके बाद चेखोव ने कमाल का जुमला लिखा है कि आफ्टर दैट इवान पेट्रोविच came back to his village, got off the train station, walked slowly to his dacha, sat on the sofa and died. ये कहानी उसका नाम है डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट क्लर्क। ये कोई 3 पेज की कहानी है। ये मैंने 17 साल की उम्र में पढ़ी थी और इसका असर मुझ पे रहा, लेकिन मेरी समझ में आई कोई अब से 10 साल पहले कि ये आदमी किस बात की माफी मांग रहा था। छींकने की तो उसको माफी मिल चुकी थी। ये किस बात की माफी मांग रहा था? इसका जुर्म कोई और जुर्म था जो इसके दिल में है। तो जो लोग बहुत माफी मांगते हैं हर बात पे,
और उसी बात की बार बार मैं आपके घर आके एक प्लेट तोड़ दूं, मैं माफ़ी मांगूं आपसे, आप कहें चलिए कोई बात नहीं हो गया, उसके बाद मैं चलते वक्त माफ़ी मांगूं, फिर मैं आपको फ़ोन करूं 2 दिन बाद, उसके बाद मैं एक कार्ड भेजूं, फिर मैं आपको गोडाइवा चॉकलेट भेजूं, फिर मैं जब आपको 2 महीने बाद मिलूं किसी मीटिंग में प्रोफेशनल में, वहां फिर माफ़ी मांगूं, फिर 3 साल बाद हवाई में हम एक मीटिंग में मिले, वहां फिर माफ़ी मांगूं। तो ये तो ज़रा ज़्यादा हो गया ना। किस बात की माफ़ी मांग रहा हूँ? प्लेट की तो आपने जो मैंने तोड़ी थी उसको तो आप माफ़ कर चुके हैं। इसका मतलब है मेरे दिल में कोई और बुराई है आपकी तरफ जिसकी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो इसमें मैं क्लास में पढ़ाते में मैंने पूछा बच्चों से कि ये गवर्नमेंट क्लर्क किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा था। तो इसमें बहुत से जवाब मिलते हैं मज़े मज़े के, बहुत से जवाब मिलते हैं मज़े मज़े के। तो लेकिन ये जाहिर है कि छींकने की माफ़ी तो मिल चुकी थी उसे, तो इसे तसल्ली क्यों नहीं है? ये खुद को क्यों नहीं माफ़ कर सकता? ये खुद को इसलिए नहीं माफ़ कर सकता कि इसके अंदर और जुल्म है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेश करता हूँ, इस कमबख्त ने ज़िंदगी भर पैसे बचाए, बढ़िया कपड़े खरीदे, बढ़िया टिकट खरीदा, बढ़िया शराब पी, हरामजादे की बीवी थी, उसको ना ले गया, थोड़े से छोटे सीट में बैठ जाता, बीवी को भी दिखा देता प्ले, नहीं जाएगा अकेला। तो ये भी तो जुल्म है, उस जुल्म की गिल्ट भी है कहीं। तो इस तरह के कई और भी जुल्म है इसमें। आप सोचिए कि बीवी को नहीं ले गया कमबख्त, 10 साल पैसे बचाए, सब अपने पे खर्च कर लिए। जो आप सोचें अगर आप पैसे कहें मैं सेविंग अकाउंट बना रहा हूँ और उसके बाद आप अपने लिए सारा खर्च कर दें जितना बनाया था, मेरे ख्याल से आपकी बीवी तो खुश नहीं होगी। कौन सा गाना है, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मेरी बीवी जो है इस पे माफ़ नहीं करेंगी, वो मर्डर करेंगी और अपने आप को माफ़ कर देंगी इस मर्डर पे। सलमान साहब, मैंने गलती की, मैंने माफ़ी मांगी, आपने माफ़ कर दिया, क्या बात ख़त्म हो गई या मेरा कुछ फ़र्ज़ रह जाता है? ये देखिए, आपने इस पे एक बहुत डेलिकेट टॉपिक पे टच किया। वो ये कि क्या अगर कोई बुराई की जाए किसी के साथ और वो आदमी माफ़ कर दे, तो क्या उसे भूल जानी चाहिए बात, क्या उसे याद रखनी चाहिए? तो इस पे कंट्रोवर्सी है। तो इसमें साइको एनालिसिस में तो कोई पढ़ने की चीज़ नहीं मिली। तो मैंने जनरल साइकोलॉजी देखी, तो जनरल साइकोलॉजी में 2 तरह के ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ माफ़ कर दी गई है उसे याद रखना चाहिए ताकि दोबारा ना हो। तो जैसे हमारे यहूदी जो बिरादरान हैं, तो हॉलोकॉस्ट के बारे में वो कहते हैं इसको वन शुड रिमेंबर दिस, दैट दिस वाज डन टू अस एंड दिस हैपेंड सो दैट इट डजंट हैपन अगेन, राइट? क्योंकि भूल जाओ तो फिर से हो सकता है। तो एक ये फिलॉसफी है, एक ये, दूसरा ये कि यार जो बात हो गई अब उसको जाने दो, भूल जाओ। तो दोनों तरह की बातें हैं कि अगर याद रखोगे इसका मतलब है ठीक से पूरा दिल से माफ़ नहीं किया है। तो इसमें कमाल का क्या हुआ कि देखिए फिर वही बात है, कहाँ से सीखा? एक सीखा कैथोलिक औरत से, दोस्त से। आप शायद जानते भी होंगे उन्हें, उनका भी नाम ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी बात बताई। आप जानते होंगे किम्बरली बेस्ट, आइंस्टाइन में जो हैं। जी जी जी, हाँ, तो उन्होंने कहा था मर्सी और फॉरगिवनेस का डिफरेंस। उसी तरह से कि क्या जो चीज़ माफ़ कर दी गई है उसको याद रखना चाहिए, क्या जो चीज़ माफ़ कर दी गई है उसको भूल जाना चाहिए। इसका सिंथेसिस मुझे मिला एक नावल में, और डच नॉवलिस्ट हैं C.S. नूटबूम, उनकी नावल है रिचुअल्स, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें एक जुमला मिला, मैंने कहा कमाल ही हो गया। उसने ये लिखा है, ऑलमोस्ट वर्बेटिम याद है मुझे, कि एन इंजरी that has been forgiven should be forgotten, but it should be remembered that it has been forgotten. कि लेयरिंग है माइंड की, कि इतना ज़्यादा सामने भी नहीं रखना चाहिए लेकिन बिल्कुल ही गायब नहीं कर देना चाहिए। मतलब इमोशनल कंटेंट भी थोड़ा सा चला गया उसमें से, लेकिन है जी। अच्छा, देखिए बहुत हो गई बातें। एक आपको, चूंकि आपने मुझे ये जो जिस आदमी ने अपने बेटे के कातिल को माफ़ किया, इतना टचिंग कहानी सुनाई, तो मैं एक कहानी सुना के ही ख़त्म करता हूँ। ये कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है, जो कि जाहिर है कि अक्लमंद आदमी तो रहे ही होंगे,
समझदार आदमी तो रहे होंगे, इतने उन्होंने इम्पोर्टेंट इंसाइट्स डिस्कवर की ह्यूमन बींग्स के बारे में। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बीवी को सोता छोड़ के भाग गए थे और बच्चे को सोता छोड़ के भाग गए थे, जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड अबैंडनमेंट, ठीक है ना। तो उनके भी प्रॉब्लम्स थे बेचारे के। लेकिन एक कहानी उनके बारे में बड़ी मशहूर है, सच है या झूठ ये जाने दीजिए। जैसे कि शेर होते हैं, शायरी है, उसमें सच और झूठ की तो तफरीक नहीं है, तो इस कहानी में भी सच और झूठ की तफरीक ना करें। लेकिन कहानी सुने कितने मज़े की है कि एक बार बैठे हुए थे, खामोश, आंखें बंद, सोच रहे थे। तो एक आदमी आया इनके पास, एक बच्चा गोद में लिए हुए, कि मेरे बच्चे को बहुत बुरी बीमारी हो गई है और सारे जो हकीम और वैद हैं यहाँ पे गांव में, सब ने उम्मीद छोड़ दी है। तो आप तो खुदा के आदमी हैं और यू आर नियर ए प्रॉफिट और समथिंग, तो आप कुछ बताएं क्या करूं, किसी तरह से इस बच्चे की जान बचाएं। तो उनकी आंखें बंद थीं, चुपचाप थे, वो चुपचाप ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस आदमी ने 2-3 बार उनसे कहा, ही नेवर आंसर्ड एनीथिंग। तो आदमी ने 1-2 कुछ गालियां दी, चला गया। 3-4 दिन बाद वो आदमी फिर आता है खाली हाथ, बहुत गुस्से में, और कहता है कि बुद्धा आपने कुछ नहीं किया, मेरा बच्चा मर गया, और एक ही बच्चा था मेरा, और एक ही लड़का था मेरा, और आप इतने अपने आप को अफलातून समझते हैं और सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एंड यू डिड नॉट हेल्प मी एंड आई हेट यू। तो ही स्पिट्स ऑन हिज फेस। जब उन्होंने उनके मुंह पे थूका तो इनकी आंखें बंद थीं, सोच रहे थे, तो इन्होंने हल्के से वो थूक साफ किया, वो चुप रहे। 5 साल गुजर गए। 5 साल बाद वो आदमी फिर आता है और बुद्धा से कहा, सर आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने बड़ी बदतमीज़ी की आपके साथ कि आपके मुंह पे थूका, और आपको गालियाँ दी थी उससे 3-4 दिन पहले। आप क्या कर सकते थे? आप कोई हकीम नहीं है, आप कोई डॉक्टर नहीं है, और जब हकीमों और डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्चा मर रहा है, तो आप क्या कह सकते थे? आपकी खामोशी एतराफ़ थी आपकी कमज़ोरी का और आपके इज्ज़ का और इनकिसार का। और जिस दिन मैं आया, फिर जब बच्चा मर गया, तो कौन कह सकता है किसी मर्द से ये बात, किसी बाप से, कि तुम्हारा बेटा मर गया, मुझे बहुत अफसोस है। इसको कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो सेल्फ एविडेंट बात है। उस दिन भी आप खामोश रहे और मैंने आपकी खामोशी को एरोगेंट समझा और मैंने थूका आपके मुंह पे, तो मैं दोनों बार गलत था और मैं आपसे माफ़ी मांगने आया। तो बुद्धा ने कहा, देखो जिस आदमी पे तुमने थूका था वो 5 साल पहले था, ना मेरा जिस्म वो है और ना मेरा दिमाग और रूह वो है, मैं बदल चुका हूँ बहुत। तो वो आदमी तो है ही नहीं जिससे तुम माफ़ी मांग रहे हो, वो आदमी तो चला जा चुका है, वो तो नहीं माफ़ कर सकता, और मैं उस आदमी पे मेरा इतना हक नहीं है जो वो था, आज मैं दूसरा आदमी हूँ। तो सवाल सिर्फ ये है कि तुम क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हो अपने आप को? तुम तो समझ गए हो सारी बात, ये बात सोचने की है, और यही बात घर जाके सोचो।